हेलो, आई एम विकास टेकरे एंड दिस इज़ द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। बात करते हैं इतिहास की। हम अक्सर इतिहास को पढ़ते हैं, हम घटनाओं को पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या वास्तविक रूप में हम उस इतिहास को पढ़ते हैं जिस इतिहास को पढ़ने के लिए हम इतिहास के विद्यार्थी बनते हैं? तो बिल्कुल नहीं। हम उस इतिहास को पढ़ते हैं जिस इतिहास को पढ़कर हम परीक्षाएं तो निकाल सकते हैं, लेकिन उस इतिहास को हम नहीं पढ़ पाते हैं जिसको पढ़कर वास्तविक रूप में इतिहास को समझा जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं शुरुआत में यहाँ पर खिचड़ी पका रहा हूँ और आप पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं। अब एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूँ। आप मेरे बारे में 10 बातें जानते हैं, 10 पॉइंट्स जानते हैं, 5 अच्छे 5 बुरे। अब अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ या फिर आपको लगता है कि भाई अच्छा इंसान हो सकता है, तो आप ज़्यादातर अच्छे पॉइंट्स लेकर मेरे बारे में अच्छी बातें लिख देंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपके मन में मेरे प्रति खुन्नस है, आप मुझसे नफरत करते हैं, तो आप 5 बुरे पॉइंट्स लेकर मेरे बारे में गलत लिख देंगे। या फिर आप अच्छे और बुरे पॉइंट्स मिलाकर मेरे कैरेक्टर में सामंजस्य बनाते हुए एक निष्पक्ष इतिहास मेरे बारे में लिख देंगे। तो फैक्ट्स जो होते हैं, तथ्य जो होते हैं, वह सिर्फ तथ्य होते हैं, वह सत्य होते हैं। हर तथ्य जो होता है वह सत्य होता है, लेकिन यहाँ पर इतिहासकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह किन तथ्यों को ले रहा है। और इतिहासकार उन तथ्यों को लेता है जिनसे वह प्रभावित होता है और जिन तथ्यों से उनकी विचारधारा का मेल होता है। एक समाजवादी इतिहासकार कभी भी एक पूंजीवादी फैक्ट को नहीं लेगा कि इस कारण से ये समस्या यहाँ पर घटित हुई, जब तक कि वो फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण न हो। वह समाजवादी तथ्यों को लेकर इतिहास को ऐसा बनाने का प्रयास करेगा कि इतिहास की घटना समाजवाद के कारण हुई है। तो इस तरह से इतिहास लेखन का जो इतिहास होता है कि इतिहास कैसे लिखा गया, कोई घटना घटित हुई तो उसको किस तरह से इतिहासकार ने लिखा, उसके पीछे उसकी क्या मानसिकता रही होगी। हम जब प्राचीन काल पढ़ते हैं तो हम उपनिषद देखते हैं, उपनिषद आखिर क्यों लिखे गए। तो जब हम लॉजिक लगाते हैं तो पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में जब कर्मकांड बढ़ गए, ब्राह्मणवाद बहुत ज़्यादा हावी हो गया, तो उन कर्मकांडों से छुटकारा पाने के लिए उपनिषदों की रचना हुई, धर्म को सरल शब्दों में समझाने के लिए। जहाँ पर उपनिषद कहते हैं कि भाई जो यज्ञ है वह भव पागर, वह नौका मतलब ऐसी नौका के समान है जिसमें छेद है और वह नौका आपको भव सागर से पार नहीं लगा सकती। तो इस तरह से जब आप इतिहास लेखन पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि कोई इतिहासकार या कोई व्यक्ति किसी घटना का वर्णन कर रहा है तो उसके पीछे उसकी विचारधारा क्या है और वह क्या सोच रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है। तब आपको पता लगता है कि कैसे चीज़ें यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, पिछले कुछ वर्षों में हम कुछ फिल्में देखते हैं जैसे वीर सावरकर, केरला स्टोरी, या फिर कश्मीर फाइल्स, या फिर द साबरमती रिपोर्ट्स। तो अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ये फिल्में आती? बिल्कुल नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइडियोलॉजी मैच नहीं होती। अब एक नॉर्मल व्यक्ति इन फिल्मों को देख लेगा कि भाई ऐसे ही बना दिया, लेकिन एक व्यक्ति जब लॉजिक लगाएगा कि भाई ये फिल्म इस समय पर ही क्यों आई, क्यों इसी समय पर केरला स्टोरी आई, गुजरात स्टोरी क्यों नहीं आई? क्या गुजरात में कभी कोई धर्मांतरण नहीं होते होंगे? केरल में ही होते होंगे, लेकिन केरल पर बनी क्यों? केरल में मार्क्सवादी सरकार है और सेंट्रल में बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार बहुत सारे राज्यों में है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को खुश कर देते हैं तो बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता आपकी फिल्म देखेंगे। एक तो आपको अप्रिसिएशन, आपको एक तो अनुसार क्या बोलेंगे उसको, एक तो आपको जो बढ़ावा मिल रहा है सरकार की तरफ से, दूसरा व्यूअरशिप आपके पास में आ रही, पैसा आपका मर रहा है, रिस्पेक्ट आपका मर रहा है, तो बनाओ सरकार की मनचाही फिल्म। ये एक होता है। जब आप कांग्रेस की बात करोगे तो आपको देखने को मिलेगा जो क्या राजीव गांधी जी की बायोग्राफी आपको देखने को मिलेगी, मनमोहन सिंह जी की बायोग्राफी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर जो कौन से खेर है यार भाई, वो मैं उनका नाम भूल गया, सॉरी मैं उनका नाम भूल गया, जो उसमें रोल प्ले करते हैं, वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इतिहास
प्रभावित कैसे होता है यही जानना, और इतिहास कैसे लिखा जाता है यही समझना इतिहास लेखन है। मैंने तो अपने एमए के दौरान पहले और दूसरे सेमेस्टर में इतिहास लेखन को पढ़ा था। आप किस तरह से इसको पढ़ रहे हैं आप जानें, लेकिन इससे ये पता चलता है कि इतिहास क्या चीज़ है। और यही जानना बहुत ही रोचक होता है कि जब कोई व्यक्ति इतिहास लिख रहा है तो उसके मन में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये साइकोलॉजी जब हम समझते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है कि भाई उसने ये कैसे लिखा और क्या ही लिख डाला उसने। तब जैसे कोई शायर कहता है कि भाई, जैसे मैंने एक लाइन लिखी थी, कभी कभी मुझे भी शौक़ है, तो मैंने एक लाइन लिखी थी कि ज़माने की बातों से बातें ना किया करो, मुझे सब फजूल लगते हैं। तो मुझे लगा कि कभी मैं किसी लड़की से मिलूँ, उससे प्यार हो और वो बहुत सारी बातें करें कि भाई वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, वो कह रहा था, तो मैंने ये सोचकर ये लिखा था कि भाई ज़माने की बातों से बातें ना किया करो, मुझे सब फजूल लगते हैं। तो भले ही कहने को तो एक लाइन या 1.5 लाइन होगी, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी फीलिंग है। तो इसी तरह से जब कोई इतिहासकार या कोई साहित्यकार कुछ लिखता है तो उसके पीछे क्या वजह होती हैं, क्या परिस्थितियाँ होती हैं, ये सब मायने रखता है। और ये सब हम समझते हैं इतिहास लेखन में, इतिहास दर्शन में। इतिहास दर्शन से मतलब है कि इतिहासकार के ऊपर किन विचारधाराओं का प्रभाव है। तो यहाँ पर आपके 6-6.5 मिनट मैंने सिर्फ यही समझाने के लिए लिए कि आखिर इतिहास लेखन है क्या। ठीक है, तो इतिहास लेखन, जो इतिहास हम पढ़ते हैं वह कैसे लिखा गया और क्यों लिखा गया, ये जानना ही इतिहास लेखन है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर हम आगे बढ़े हैं और समझन की बात कर रहे हैं भैया हम। तो हिस्ट्री देखो, यहाँ पर हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस करते हैं, इसलिए इनको पापा ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के जनक भी इनको कहते हैं, हेरोडोटस जी को। और ग्रीक शब्द हिस्टोरे या फिर हिस्टोरिया से निकला है हिस्ट्री, और इसका मतलब होता है अन्वेषण करना, खोज करना या जानना। हम संस्कृत में या फिर जो भारतीय परंपरा है, हिस्ट्री के लिए हम इतिहास शब्द को देखते हैं। अब हेरोडोटस का इतिहास कथात्मक इतिहास, पहला व्यक्ति जो घटना का क्रमबद्ध विवरण दे रहा है। इतिहास लेखन समझने हेतु E.H. कार व्हाट इज हिस्ट्री यहाँ पर ये ग्रंथ लिखते हैं। और अगर हिस्टोग्राफी को, अगर आपको कुछ समझना हो हिस्टोग्राफी को, और आपको लगता है कि आप थोड़ी जटिल चीज़ें भी समझ सकते हो, तो आपको ये ग्रंथ ज़रूर पढ़ना चाहिए E.H. कार का। और अगर आपको लगता है कि आपके पास में इतना टाइम नहीं है, तो चैनल में आपको MA के फर्स्ट और सेकंड सेम में इतिहास लेखन के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर से भी आप कुछ चीज़ें समझ पाएंगे। साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशन वाले वीडियोस भी शायद फर्स्ट या सेकंड सेम में डले हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप E.H. कार की ये बुक पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। और मेरा ख्याल तो ये रहता है कि जब आप नेट JRF जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो PhD लेवल का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इसके बाद आपको रिसर्च करनी होती है, तो आप अभी से रेफरेंस बुक पढ़ने की आदत डालेंगे तो एक तो आपकी पढ़ने की आदत भी पड़ेगी, साथ ही साथ जब आप मूल चीज़ों से पढ़ेंगे, क्योंकि जो JRF का एग्ज़ाम होता है ना, आप कहीं से भी पढ़ें। जैसे मेरे फ्रेंड ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके साथ हुआ क्या, उसने जिस कोचिंग से पढ़ के गया था कि भाई ये आंसर होगा, झांसी की रानी करके एक कविता थी, उसका संकलन कहाँ पर है, तो मुकुल करके एक संग्रह था और एक दूसरा संग्रह था, तो उसने दूसरे संग्रह को राइट आंसर टिक करके आ गया। बाद में जब आंसर की आई और उसको पता लगा कि मुकुल उसका सही आंसर है। तो इस तरह से कई बार क्या होता है कि जब हम ऊपरी तौर से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि मुझसे गलती हो जाए, या फिर हो सकता है कि आप कहीं कोचिंग से पढ़ें तो वहाँ पर गलती हो जाए। तो 6 महीने बहुत होते हैं भाई JRF करने के लिए। हालांकि मैं खुद 2 बार JRF में फेल हो चुका हूँ, तो मैं अपनी तो छोड़ ही दूँ भैया। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूँ तो भैया ये है कि आप रेफरेंस बुक अच्छी वाली लिया करो, स्टैंडर्ड वाली, और NCERT वगैरह को भी अच्छे से पढ़ा करो। इससे गलतियां होने की संभावनाएं तो कम होती ही हैं, साथ ही साथ आप एक PhD स्कॉलर बनने की राह में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इतिहास संस्कृत क्या है। इतिहास संस्कृत के इति धन हा धन आज शब्द से मिलकर बना है इतिहास। अतीत में निश्चित रूप से ऐसा घटित हुआ होगा, ये इसका अर्थ है। तो जो इतिहास शब्द है वह वही अर्थ रखता है जो हिस्ट्री रखता है, इसलिए हम हिस्ट्री के लिए
भारतीय भाषा में या भारतीय परंपरा में इतिहास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए 15वीं सदी में इतिहास की परिभाषा क्या थी। तो 15वीं सदी में इतिहास की जो परिभाषा थी वह थी कि अतीत में जो घटित मानवीय घटनाओं का अध्ययन है वही इतिहास है, और ये अपूर्ण परिभाषा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अतीत में जो घटनाएं घटित हुई है हम सिर्फ उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो एक प्रकार से तो आप सिर्फ डाटा कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन बाद में इसकी परिभाषा में कुछ चीज़ें क्या ऐड होती हैं कि भाई आपका जो इतिहास है वो आपके वर्तमान को भी प्रभावित करता है और आपके भविष्य को भी प्रभावित करता है। आप अपने इतिहास के आधार पर अपने वर्तमान की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं और अपने भविष्य के इतिहास को बदल सकते हैं। जैसे ऐसा होता है कि एक बार एग्ज़ाम में आप फेल होते हैं तो आप उन गलतियों को सुधारते हैं, यानी आप अपने इतिहास से सीख रहे हैं, वर्तमान में आप उन गलतियों को सुधारते हैं और भविष्य में दोबारा फेल होने से बच जाते हैं। ऐसे ही ये परिभाषा आगे जाकर और ज़्यादा बेहतर होती है। अब देखिए कार्ल आर पॉपर कहते हैं, अब ये कार्ल आर पॉपर भैया बड़ी खतरनाक बात कहता है। ये कहता है कि भाई इतिहास अर्थहीन है। ये क्या कहता है? इसलिए क्योंकि इतिहास का कोई टारगेट नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता कि भाई हमको करना क्या है। हर विषय का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अब ज्योग्राफी का लक्ष्य होता है कि भाई मुझे भूगोल जो चीज़ें हैं उनके बारे में और एक्सप्लोर करना है और लोगों को और बताना है। अब ऐसे ही साइंस का जो लक्ष्य रहता है कि भाई मुझे नए नए अनुसंधान करना है ताकि मानव सभ्यता का विकास और आगे बढ़ सके और बेहतर हो सके। लेकिन इतिहास का क्या लक्ष्य होता है? आप अतीत की घटनाओं को लीपा पोती कर रहे हो, उसके अलावा आप कर क्या रहे हो? ये मानना है कार्ल आर पॉपर का। तो यहाँ पर कार्ल आर पॉपर जो बात कहते हैं वो कोई नहीं मानता और ये अर्थहीन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कार्ल आर पॉपर का कोटेशन ये अक्सर पूछा जाता है। और एमए में तो खास तौर पर कार्ल आर पॉपर का कोटेशन पूछा ही जाता है। 5 नंबर तक के क्वेश्चन में ये सवाल आ जाता है कि इतिहास अर्थहीन है, कार्ल आर पॉपर के इस कथन का विस्तार से वर्णन करिए। खैर नेट जेआरएफ में तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं होते, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। अब देखिए इतिहास जो घटनाओं का अध्ययन है, अब इनके जो विरोध में है, कार्ल आर पॉपर के विरोध में, वह है विलियम डिल्थे, कॉल्डर, गार्डनर, और ये कहते हैं कि इतिहास भाई अर्थपूर्ण है। अब देखिए ये इतिहास को अर्थपूर्ण क्यों मानते हैं? तो विरोधियों के अनुसार इतिहास कार्य कारण संबंधों पर आधारित अर्थों का अन्वेषण करता है और एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है, निष्कर्ष प्रदान करता है, इसलिए इतिहास अर्थपूर्ण है। ये कहते हैं कि इतिहास कहानी है। कौन कहते हैं इतिहास कहानी है? रेनियर, ट्रेवियन, हुइजिंगा, हेनरी पीरेन और फ्रेंच एकेडमी के जितने भी ये राइटर्स हैं, इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, ये कहते हैं कि इतिहास कहानी है। अगर वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको इतिहास लेखन को बेहतर तरीके से समझना है तो यह तो आप व्हाट इज़ हिस्ट्री एच कार को पढ़ लें, या फिर एच कार को सच कहूँ तो मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने एमए के दौरान एमए के वीडियोस भी बनाया था और बहुत सारी चीज़ें, एक हंस व्यास करके हैं और एक एस एल वरे करके हैं, इनसे मैंने काफ़ी डीप में पढ़ लिया था किताबों से, तो मुझे तो ज़रूरत समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आपको लगता हो कि आप रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो तो आप ज़रूर पढ़ें। हालांकि अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो एमए में इतिहास लेखन के वीडियोस हैं, अगर आप एमए कर रहे हो तो वहाँ पर तो आपको फ़ायदा ही होगा। साथ ही साथ अगर आप नहीं कर रहे हो तो एक एक बार उनको देख लेना, समझने का प्रयास करना, नहीं तो फिर एच कार की बुक या फिर ऐसे कुछ चीज़ों से आप काम चला सकते हैं, या फिर ये नोट्स या वीडियो भी बहुत लाभदायक है। अब देखिए इतिहास कहानियाँ कौन कह रहा है? रेनियर, ट्रेवलियन, हुइजिंगा और हेनरी पीरेन, फ्रेंच एकेडमी। अब यहाँ पर रेनियर क्या कहते हैं? रेनियर कहते हैं कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मानव अनुभवों की कहानी है। रेनियर ये कह रहे हैं। हेनरी पीरेन कहते हैं कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है जो अक्सर पूछा जाता है। क्या? इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। ऐसा कौन कह रहा है? वह कह रहा है हेनरी पीरेन। इतिहास ज्ञान है। अब थ्यूजाइसिस, पोलिबियस, कॉलिंगवुड, क्रोंचे, गोविंद चंद्र पांडे, वाल्टर रेले, एल राउत जैसे इतिहासकार क्या मानते हैं कि भैया इतिहास ज्ञान है। अब यहाँ पर थ्यूसिडाइसिस एवं पॉलिबियस परिभाषा देते हैं कि इतिहास राजनीतिज्ञों को शिक्षित करने वाला शास्त्र है। अब ये क्या कहते हैं कि भाई अतीत की घटनाओं से प्रेरणा लेकर जो हमारे नेता वगैरह हैं
वो अगर सुधार करे तो वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो ये कहते हैं कि भाई जो राजनेता वगैरह हैं उनके लिए इतिहास शिक्षित करने वाला शास्त्र है, वह इनसे सबक लेकर सुधार कर सकते हैं। कॉलिंगवुड एवं क्रोचे कहते हैं कि ऐतिहासिक ज्ञान मानवीय ज्ञान का स्रोत है। वाल्टर रेले कहते हैं इतिहास का मूल उद्देश्य अतीत की घटनाओं से हमें शिक्षा देना है ताकि हम हमारा पथ प्रदर्शन कर सकें। तो यहाँ ये कहते हैं कुल मिलाकर कि भाई अतीत से सबक लेकर हम कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान को सुधार सकते हैं। इतिहास सामाजिक विज्ञान है। यहाँ पर पीरेन, हेनरी पीरेन, अब इनके 2-3 मत में ये अपनी टांग अड़ाते हैं। तो यहाँ पर पीरेन, चार्ल्स फर्थ, कार्ल मार्क्स, एयर राउस और पावेल जैसे इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास सामाजिक विज्ञान है। तो इनका ये मूल तत्व है कि भाई ये सामाजिक विज्ञान कह रहे हैं, सबकी एक ही परिभाषा नहीं है, सब अलग अलग परिभाषा में वही अर्थ बता रहे हैं। ठीक है, सबकी परिभाषा पढ़कर वही लगता है कि इतिहास प्राकृति है। और यहाँ पर जो हेनरी पीरेन है वह परिभाषा देते हैं कि इतिहास अतीत में घटित मानवीय समाज के विकास का अध्ययन है। इतिहास शिक्षाप्रद है। इतिहास शिक्षाप्रद है ये कौन मानता है? चार्ल्स फर्थ, हीगेल मानते हैं, गालब्रोथ मानते हैं। चार्ल्स फर्थ कहते हैं कि इतिहास विज्ञान की भांति उपयोगी एवं शिक्षाप्रद है। गॉलब्रोथ कहते हैं कि इतिहास अतीत का वह अंश है जिसे हम जान पाए हैं या जान पाते हैं। अब हीगेल कहते हैं, और हीगेल का जो कथन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एमए वगैरह में, और ये जो नेट है उसमें तो पूछे जाने की संभावनाएं रखते ही रखता है। तो यहाँ पर हीगेल कहते हैं भाई, और ये लागू भी होता है कि इतिहास अतीत का वह अंश है। हीगेल क्या कहते हैं, इतिहास की एकमात्र सीख यही है कि हम इतिहास से कोई सीख नहीं लेते। अब यहाँ पर हीगेल कहना चाहते हैं कि भाई हमें लगता है कि हम इतिहास से सीखकर सुधर रहे हैं। अगर ऐसा है तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ? दूसरा विश्व युद्ध जैसे तैसे हुआ। फिर हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में युद्ध हुए। आज भी हम देखते हैं कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये चल रहा, आज डेट है 26 जून 2000, आज तारीख कितनी है, 26 जून 2025 है। तो यहाँ पर ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। तो अगर अतीत से शिक्षा ली होती तो ये क्यों होता? तो यहाँ पर हीगेल कहते हैं कि भैया अतीत से हमने सीख तो ली पर हमने कुछ सीखा ही नहीं। यहाँ पर हम वही गलतियों को दोबारा दोहराते हैं। अब इतिहास एक चिंतन विद्या के रूप में है, ऐसा कहते हैं कॉलिंगवुड, बॉल्स और जीसी पांडे और हीगेल। कॉलिंगवुड इतिहास चिंतन प्रधान और विचार प्रधान है, ये कहते हैं। वॉल्स कहते हैं कि इतिहास केवल चिंतन प्रधान नहीं है बल्कि मानवीय चिंतन के विपरीत देवीय प्रकोप जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप आदि अपना परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर बॉल्स ये कथन कहते हैं। अब इतिहास समसामयिक है, यानी कि करंट है इतिहास। कौन कहता है? क्रोचे, ऑक्सफोर्ड और गॉलब्रुथ कहते हैं। अब यहाँ पर क्रोचे, यहाँ पर क्रोच बस लिखा, उसको क्रोचे कर लीजिएगा। तो क्रोचे कहते हैं कि सभी इतिहास समसामयिक है, यानी कि कंटेम्प्रेरी है। और ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि इतिहास में उन्हीं घटनाओं का और उपलब्धियों का वर्णन होता है जो हमारे वर्तमान का आधार है, जो भविष्य को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ये इस समसामयिक या कंटेम्प्रेरी का मतलब ये हुआ कि हम इतिहास की उन्हीं घटनाओं का वर्णन करते हैं। जैसे आपने कल क्या खाया, आपने कल अपनी गर्लफ्रेंड से आपने कितनी देर बात की, या फिर आपने अपने बॉयफ्रेंड को कितनी बार कुत्ता बोला, ये सब नहीं पूछा जाता इतिहास में कि भाई बताओ यहाँ पर फलाने लड़की ने कब आपसे बात की थी, हमको बताओ भैया यहाँ पर। तो ये इतिहास नहीं है, ठीक है। और आपने 10वीं में कितने नंबर लाए थे, वो भी इतिहास नहीं है। इतिहास वो है जो हमारे प्रेजेंट को प्रभावित कर रहा है। प्रेजेंट आपका नहीं, प्रेजेंट पूरे समाज का। हम मुगलों को पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि मुगलों को पढ़कर हमारा प्रेजेंट यहाँ पर तय हो रहा है। हम गुप्तों को पढ़ते हैं, उनको पढ़कर हमारा प्रेजेंट तय हो रहा है। कैसे तय हो रहा है? गुप्तों को पढ़ने के बाद ही हमें पता चलता है कि जो हमारी जो नागर और द्रविड़ शैली है, जो हमारे मंदिर आर्किटेक्चर है, वो कैसे डेवलप हुआ, जो आज भी हम अपना रहे हैं। हमारा जो वैष्णव परंपरा है, जो हिंदू धर्म है, उसका विकास कैसे डेवलप हुआ, वो हम आज देखते हैं। उसी तरह मुगलों के समय पर भी जो हमारे जोग्राफिकल पॉलिटिकल चेंजेस हुए, जो कई परंपराएं शुरू हुई, बिगड़ी, जो आज के वर्तमान को प्रभावित कर
रही हैं, इसलिए हम इन्हें पढ़ते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि राजाओं को या फिर उनकी औलादों को पढ़कर हम क्या ही उखाड़ लेते हैं, हम सिर्फ रटते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं। तो जब इतिहास लेखन आप पढ़ते हो तब आपको समझ में आता है कि आप उनको क्यों पढ़ते हो। आप क्यों पढ़ते हो अशोक को, जहाँ पर अशोक का धर्म चलाता है और ये कहता है कि शांति स्थापित होनी चाहिए। अशोक के सिद्धांत वर्तमान में भी लागू है, इसीलिए हम इतिहास में अशोक को पढ़ते हैं। हम औरंगजेब को पढ़ते हैं क्योंकि औरंगजेब की कट्टरवादी नीति, कट्टरवादी विचारधारा ने जिस तरह से सिख और मराठा जैसे बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए, और यहाँ पर औरंगजेब से कोई भी यहाँ पर उसका सम्मान नहीं करता था, तो इससे हमें वर्तमान में प्रेरणा मिलती है कि भैया अगर तुम्हारे अंदर धार्मिक कट्टरता है तो एक दिन तुम्हारा वही होना है जो औरंगजेब का हुआ था। तो इस तरह से इतिहास में हम उन घटनाओं को पढ़ते हैं जो हमारे वर्तमान को प्रभावित करती हैं, हमारे वर्तमान को तय करती है, और इनके आधार पर हम हमारा भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके बाद में देखिए कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच की कड़ी है। रैनियर, मेंडलबाम, जीपी घूच और जीपी घूच यहाँ पर क्या कहते हैं कि इतिहास उद्देश्य वर्तमान का प्रशिक्षित करना है। इतिहास का उद्देश्य क्या है, तो वर्तमान का प्रशिक्षित करना है, वर्तमान को बताना है कि कैसे आपको चलना है। अन्य परिभाषाएं हम देखते हैं। आर सी मजुमदार कहते हैं कि इतिहास सत्य का अन्वेषण है, और डी डी कोसाम्बी कहते हैं कि उत्पादन के साधनों एवं संबंधों में उत्तरोत्तर परिवर्तनों का काल क्रमानुसार प्रस्तुतिकरण इतिहास है। लॉर्ड एक्टन भविष्य का मार्ग प्रदर्शित कर सकने वाली भूतकाल की घटनाओं की वह क्रमबद्ध खोज है जिसका आधार व्यक्तिगत विचार न होकर प्रमाणित तथ्य हो। अब यहाँ पर देखिए कि प्रमाणित तथ्य न हो, और यहाँ पर ये भी आपको देखना चाहिए कि ये इस तरह की बात कर रहे हैं। ई एच कार कहते हैं कि इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतर क्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया है तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत संवाद है। ई एच कार कहते हैं कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते, इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। और शुरुआत में जब सबसे शुरू में हमने 5-6 मिनट बात किए थे, कुल मिलाकर वो ई एच कार की इसी परिभाषा को समझाने पर था कि भाई फैक्ट होते हैं, ठीक है ना, फैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब मेरी उम्र उस उम्र में है कि भैया हो सकता है कि आपकी उम्र और मेरी उम्र वही 20 से 25 के बीच वाले ग्रुप के हम हो, ठीक है। जब मैं यूट्यूब एनालिटिक्स देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि बहुत 90% प्लस लोग 20 से 25 वर्ष के बीच के वीडियोस कभी कभार देख लेते हैं। हालांकि मैं इतना फेमस नहीं हूँ कि मुझे बहुत लोग देखें, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस ड्यूरेशन तक भी वीडियोस को देखते होंगे इतना लंबा लंबा। तो यहाँ पर अगर हम अपने उम्र की बात करें तो अक्सर क्या होता है, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, अक्सर जब या कोई हमारा बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई हमारी गर्लफ्रेंड हो या नॉर्मल कोई हमारा फ्रेंड हो, तो जब हमको उससे दोस्ती करनी होती है ना, तो हमारे सामने उसकी बुराई नज़र नहीं आती है। हमको जैसे मेल फ्रेंड की बात करते हैं, ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करते, नॉर्मल मेल फ्रेंड की बात करते हैं। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, अब वो सिगरेट पीता है, वो गुंडागर्दी करता है। अब कोई मुझसे कह रहा है कि भाई वो तो गुंडे टाइप का लड़का है, लड़कियों को परेशान करता है, सिगरेट भी पीता है, तो मैं वहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि मुझे उससे मतलब है, उसकी गंदी आदत उससे मतलब नहीं है। वो मेरा अच्छा दोस्त है, मेरे लिए अच्छा है ना, बात खत्म। दुनिया के लिए कैसा, उससे क्या करना, मेरे लिए अच्छा है तो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर उसको अपना दोस्त मानने के लिए क्यों, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मानने के लिए मैं उसकी बुराइयों पर पर्दा डाल रहा हूँ और ये साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई वो कितना अच्छा है। देखो, जब मेरा उस दिन एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे हॉस्पिटल लेके गया था, उस दिन मुझे वो लड़के ने मारा था, तो वो 4 लड़के लेकर आया और उसको बहुत कूटा उसने। तो यहाँ पर उसको बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई वो बहुत अच्छा है, भले ही वो दुनिया के लिए कैसा ही भी हो, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह अगर आपको किसी को बचाना हो या इसी तरह आपको कोई पसंद ना हो, तो यहाँ पर छोटी सी जैसे एग्जांपल के तौर पर ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे एक फ्रेंड की अभी यहाँ पर उसने शादी अपनी तोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि वो लड़की ने बोली कि भाई मुझे कभी कभी बियर ईयर मुझे पीने का शौक है। अब वो बड़े शहर से थी, तो उसने कहा कि भाई मुझे कभी कभी मैं बाहर ऐसा ड्रिंक कर लेती हूँ अपने भाई के साथ में। अब इस भाई ने उसी बेस पर उसकी शादी तोड़ दिया। उसने बोला कि भाई वो अपने भाई के साथ में, उसका मुंह बोला भाई होगा, उसके साथ में ड्रिंक करती, हो सकता है उसके साथ में उसका अफेयर भी हो।
तो इस तरह की वो बात कर रहे हैं। तो उसने उस आधार पर, और वो एक नंबर लड़की थी, उसका बिहेवियर एक नंबर था और इसके पूरे परिवार में वो घुल मिल भी गई थी, लेकिन उस बेस पर उसने सिर्फ इतना कह दिया कि भाई मैं कभी कभी ड्रिंक कर लेती हूँ ऐसे ही मस्ती मजाक में दोस्तों के साथ में, तो उसने शादी तोड़ लिया। तो उसके लिए पूरी क्वालिटीज़, पूरी अच्छाइयों से इम्पोर्टेंट उसकी एक कमी थी कि वो ड्रिंक करती थी। अगर वो समझाता तो शायद वो छोड़ भी सकती थी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर ये तय करता है, जैसे मैं तय कर रहा हूँ कि भाई वो मेरा दोस्त बनना चाहिए, मैं चाह रहा हूँ, तो मैं उसकी लाख बुराइयों के बाद भी उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि हाँ वो मेरा दोस्त है। मेरे दोस्त ने, मेरे पहचान के आदमी ने जिसने अपनी शादी तोड़ ली, उसने पूरी अच्छाइयों के बावजूद एक बुराई के कारण शादी तोड़ ली, वो उसके लिए कारण था। तो इसी तरह इतिहासकार भी होता है, कोई घटना को किस तरह से डिस्क्राइब करना है। 1857 की क्रांति है, अब चर्बी वाले कारतूस ही मेन कारण कैसे हो सकते हैं? सिर्फ चर्बी वाले कारतूस के लिए रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ेगी? सिर्फ चर्बी वाले कारतूस के लिए नाना साहब क्यों लड़ेंगे? तो क्रांति के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे, लेकिन चूंकि पहली घटना सैनिक घटना थी और सबसे बड़ी घटना थी, इसलिए इतिहासकारों ने क्या कहा कि चर्बी वाले कारण जिम्मेदार थे। तो एक इतिहासकार ने कहा कि चर्बी वाले कारण जिम्मेदार थे, बाकी इतिहासकार भी उसी के पक्ष में चल गए। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में कोई इतिहासकार ये कह दे कि भाई यहाँ पर अंग्रेजों ने जो जबरदस्ती राज्यों में हस्तक्षेप कर रहे थे, राजनीतिक हस्तक्षेप अंग्रेजों का, वो मूल कारण था। तो हो सकता है कि भविष्य में इतिहासकार उस मत को मानने लगे। तो एक इतिहासकार ये तय करता है कि किसी घटना को किस तरह से प्रदर्शित करना है, उस घटना का रुख कैसे मोड़ना है। हम हमेशा आर्टिकल्स पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, पर हम सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हैं, लेकिन वो ऑडिटर होता है जो तय करता है कि क्या छापना है क्या नहीं छापना है। एक पेज पर आपको सरकार की बुराई मिलेगी तो दूसरे पेज पर आपको सरकार की तारीफ भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको सरकार के ही साथ रहते हुए अपना न्यूज़पेपर चलवाना है। तो यहाँ पर हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि ऑडिटर क्या सोच रहा है। कोई बड़ी घटना भी घटित हुई और अगर ऑडिटर को उसको बचाना है तो वह उस घटना का विवरण छोटे से कॉलम में देगा, लेकिन अगर किसी घटना के खिलाफ उसको लिखना है तो वह फ्रंट पेज में उस घटना को छपवाएगा कि देखो यहाँ पर ऐसा हुआ, ऐसी घटना हुई। तो इसी तरह इतिहास में भी एक इतिहास का तय करता है कि किस घटना को किस तरह से प्रस्तुत करना है, और इस प्रस्तुत करने के पीछे उसकी मानसिकता, उसकी विचारधारा और उसकी सोच तय करती है, उसकी परिस्थितियाँ तय करती है कि वह उस घटना का विवरण कैसे करेगा। तो यहाँ पर यह हम इतिहास को यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। अब इतिहास की महत्व देखते हैं, उपादेयता देखते हैं कि भाई क्या प्राप्त हमें हुआ। तो इतिहास मार्गदर्शन प्रदान करता है। इतिहास के अध्ययन से हमें शिक्षा मिलती है कि अतीत की कौन सी घटनाएं घातक है जिनकी पुनरावृत्ति से हमें बचना चाहिए। इतिहास मानवीय समाज में सत्य और न्याय की प्राप्ति के लिए संघर्ष की कहानी है। इतिहास के अध्ययन हमें समाज के स्वरूप और प्रगति के बारे में जानकारी मिलती है। फिशर यहाँ पर लिखते हैं कि इतिहास में मानव की भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की प्रगति का उल्लेख मिलता है। अतः इतिहास के माध्यम से ही मानव की प्रगति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इतिहास राष्ट्र के उत्थान एवं विकास के लिए आवश्यक है। शेख अली यहाँ पर जो शेख अली हैं वो यहाँ पर इतिहास की अपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं है। शेख अली क्या कहते हैं कि भाई इतिहास की अगर आप उपेक्षा कर रहे हैं तो आपका कोई भविष्य नहीं है, अगर आपका एक बेहतरीन इतिहास नहीं है तो। एग्जाम्पल के तौर पर जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था तो अंग्रेज हमें चिढ़ाते थे कि भाई तुम्हारा तो अतीत ही खोखला है, तुम्हारे अतीत में बस ऐसे ही गांव बरबर, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता खोजी गई तो पूरा यूरोप सन्न हो गया कि दुनिया की सबसे महान नगरीय सभ्यता भारत में पनपी थी। अब देखिए शैक्षणिक उपयोगिता, इतिहास एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों में समग्रता स्थापित करता है।
इतिहास के शैक्षणिक उपयोग के आधार पर ही मानव अनुभवी बनता है और इसी ज्ञान के आधार पर वह भविष्य के लिए मार्ग निर्धारित करता है। बेकन, इतिहास मनुष्य को विवेकपूर्ण बुद्धिमान बनाता है। ये कौन कहता है? बेकन। हीगल कहते हैं कि इतिहास से मनुष्य वह शिक्षा प्राप्त करता है जो अन्य विषयों से प्राप्त करता है। तो अन्य विषयों की तरह ही हर विषय का अपना महत्व होता है, उसी तरह इतिहास का भी अपना महत्व है। और यहाँ पर इतिहास को पढ़कर भी आप उसी तरह ज्ञानी बनेंगे जिस तरह से अन्य विषयों को पढ़कर बनेंगे। तो अक्सर अगर कोई आपसे मजाक बनाए कि इतिहास में तो सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, तो उनको बताना कि भाई इतिहास पढ़ के भी हम वही करेंगे जो आप साइंस पढ़ के करोगे या फिर आप जो ज्योग्राफी या टेक पढ़ के करोगे। अब इसके बाद में इतिहास का व्यावसायिक उपयोग। यहाँ पर इतिहास का व्यावसायिक उपयोग, एक बेहतर पत्रकार वही जो इतिहास जानता हो और इतिहास के अनुसार वह चीज़ों को लिखे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जानने में इतिहास का महत्वपूर्ण हो। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति, कोई दूत ये नहीं जानता कि भाई कैसे संबंध रहे हैं पुराने समय में दोनों देशों के, तो हो सकता है कि वह रिश्ते खराब कर दे। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जानने में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनोरंजक उपयोगिता भी देता है। प्राचीन किस्से, कहानियों व इतिहास को रोचकता के साथ लिखा जाता था। अब इतिहास का दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है ये भी देखते हैं। अनेक बार स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इतिहास का दुरुपयोग किया जाता है। जैसे अक्सर हम किसी भी गवर्नमेंट की सरकार हो, कुछ ना कुछ ऐसे फिल्म मेकर, कुछ ना कुछ ऐसे राइटर होते हैं जो सरकार की चाटुकारिता करने के लिए या फिर सरकार से वाहवाही लूटने के लिए कुछ ऐसी फिल्में या कुछ ऐसी रचनाएं लिखते हैं जो उन्हें पसंद तो आती है लेकिन वह पूरी तरह से सत्य नहीं होती है। जैसे अभी पिछले कुछ दिन पहले विकी कौशल की एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी संभाजी महाराज पर। तो संभाजी महाराज का इतिहास हमने पढ़ा, लेकिन उस मूवी में जिस तरह से उन्हें दिखाया गया है तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि शिवाजी से भी ज़्यादा वो महान थे। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया गया। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी या फिर जो साबरमती एक्सप्रेस हो या फिर और भी फिल्में हो, इनमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। उससे पहले भी कांग्रेस के काल में भी कुछ ऐसी फिल्में आई जिनमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया और सिर्फ ये उद्देश्य रहा कि भाई लोगों को पसंद आए या ना आए, हम पैसे छापें या ना छापें, बस हमको सरकारी अधिकारियों को, सरकारी जो मंत्री हैं उनको हमको खुश करना है। तो यहाँ पर जो जब आप किसी चीज़ को टारगेट करके कोई काम करते हो तो यहाँ पर आपका उद्देश्य निहित हो गया, और जब आप उद्देश्य निहित कर चुके हो तो आप निष्पक्ष कैसे हो सकते हो, क्योंकि आप पहले ही अपना एक पक्ष तय कर चुके हो। तो इतिहास का उपयोग तथा दुरुपयोग मनुष्य के क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। इतिहास में अनेक बार अतीत के आधार पर राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा मानवों के प्रतिशोध की भावना विकसित होती है, जिसका परिणाम विभिन्न युद्धों के रूप में होता है। यहाँ पर इतिहास अनुपयोगी है, हीगल कहते हैं, और हेनरी फोर्ड कहते हैं कि इतिहास शयन कक्ष है। तो हेनरी फोर्ड यहाँ पर इतिहास को बेडरूम के बराबर बताते हैं कि भाई कुछ नहीं है यहाँ पर, बस पढ़ो सो जाओ, इस तरह की यहाँ पर बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि जिस तरह से हमारे लिए विज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम विज्ञान को जानकर हमारे वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। आज हम एआई जैसी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, हम साइंस को आगे बढ़ाकर हम जो आईआईटी है, आईआईएम वगैरह हैं, इनको बढ़ाकर भी हम विकास कर सकते हैं। तो उसी तरह से इतिहास को पढ़कर भी हम समाज का विकास कर सकते हैं। हर विषय की अपनी एक फील्ड होती है और हर विषय का अपना एक महत्व होता है। इतिहास का महत्व ये है कि अगर आप एक बेहतरीन इतिहास को जानते हैं तो आप एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। अन्यथा अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं और वहाँ इतिहास पढ़ते हैं तो आपके अंदर कट्टरता और फेक न्यूज़ के अलावा कुछ भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर इतिहास को पढ़ने के साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि इतिहास लेखन क्या है। जब आप ये देखते हैं कि कोई घटना घटित हुई और जब आप ये देखते हैं कि वह घटना घटित क्यों हुई और इसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार है, तो दोनों ही परिस्थितियों में आप कुछ और सोचने लगते हैं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।